तो कैसे आप योग को देखते हैं? कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न जब जब आपके शरीर में क्रोध आता है आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है। यस। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न रिलैक्स हो जाता है। तो होता क्या है कि आपकी ब्रीदिंग आपके इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इमोशन। तो जो जिम इस वजह से शायद ज़्यादा फेमस है यंगस्टर्स में, बिकॉज आप जिम के थ्रू बहुत कम टाइम में एक अच्छा सा बॉडी पा लेते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बहुत नोटिसेबल है वो ये है कि हमारी सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। कहीं भी जाते हैं, कार में जाते हैं तो बैठना ही है, ऑफिस में भी बैठना है। तो ओवरवेट और साथ ही साथ एंजाइटी दोनों मिक्स है। क्या हम राइट योग के थ्रू, जो आपने डिस्कस भी करी, क्या हम राइट योग के थ्रू अपनी जो हेयर फॉल भी रोक सकते हैं? लेकिन क्या आपकी अच्छी वाणी भी है, क्या आपके अच्छे विचार भी हैं? हमें इस बात को भी तो गौर करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ लाइफ है। स्ट्रेस कह लो, एंजाइटी कह लो, दोनों एक ही प्रॉब्लम के दो अलग अलग फेसेस है। तो कैसे इससे मुक्ति पाए? जय जगन्नाथ दोस्तों, योगाचार्य अंकित गर्ग पिछले 14 साल से योग अभ्यास कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को योग शिक्षा दे चुके हैं और साथ ही साथ ये डायरेक्टर हैं चरक योगा आश्रम के। मैं आप सबको बहुत कुछ नहीं बताना चाहूँगी योगा के बारे में, पर इस पूरे पॉडकास्ट में आप सारे एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने का तरीका, और अगर आप जॉब में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, ओवरवेट मैनेजमेंट और साथ ही साथ ग्लो मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को हमने आज कवर किया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे बाय एडिंग गेस्ट हु आर आउट ऑफ द लीग। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत है जिनको इस चैनल पे होना चाहिए तो हमें कमेंट करना ना भूलें। योगाचार्य अंकित गर्ग ऑन बियॉन्ड द फ्रेमवर्क शो। जय जगन्नाथ अंकित जी। जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे? जी, मेरा नाम अंकित गर्ग है और मैं एक योगाचार्य हूँ और पिछले तकरीबन 14-15 वर्ष से मैं योग की शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में भी कुछ समय बिताया है। एज अ प्रोफेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर मैंने काम किया है और तकरीबन मुंबई, जयपुर में कुछ टाइम काम करने के बाद फिर मैं योग के क्षेत्र में आया हूँ। ओके, जी। सो ये इंक्लिनेशन बचपन से थी? कैसा था बचपन? मतलब उससे ही आपने डिराइव किया या ओवर द टाइम ही आपने इंटरेस्ट डेवलप करा? देखिए, जैसे अक्सर बोला जाता है कि संगीत के क्षेत्र में अक्सर ये बोला जाता है कि संगीत को आप नहीं चुनते, संगीत आपको चुनता है। इसी तरह से योग, आध्यात्म भी आपको खुद चुनते हैं। बचपन से तो इंक्लिनेशन ऐसा नहीं था, लेकिन जब जब जीवन में हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जीवन में संघर्ष आया, तो जब जीवन में आपके किसी के भी संघर्ष आता है तो आपके अंदर अपने लिए एक अवेयरनेस जागृत होती है, या आप यूं कहिए कि आपका नजरिया दुनिया को देखने का बदलता है। और जब वो नजरिया बदलता है तो चीजें आपके आसपास जो पहले आपको दिखती थी अब बिल्कुल अलग से दिखने लगती हैं। और यहाँ से फिर आप जीवन में योग के क्षेत्र में आते हैं। ओके, सो अगर मैं योग को डिफाइन करूं, बहुत लोग बोलते हैं योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, कुछ बोलते हैं नहीं ये बॉडी बेंडिंग टेक्निक्स है, कुछ बोलते हैं नहीं फ्लेक्सिबिलिटी अटेन करने का माध्यम है या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ एक स्टेप है। तो कैसे आप योग को देखते हैं? देखिए, आपने जो भी बोला है मुझे लगता है योग में सब कुछ है। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि यह सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी बेंडिंग तक सीमित हो गया है। और अब हमारे लिए या किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो योग को समझना चाहता है, उसके लिए योग योग नहीं है, योगा है। और वो योगा उसको सिखाने वाला एक योग शिक्षक नहीं है, एक फिटनेस ट्रेनर है। और एक जिमनास्ट में, एक फिजियोथेरेपिस्ट में और एक योग शिक्षक में आज डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो आपके प्रश्न के जवाब में मैं फर्दर इस बात को कुछ इस तरह से रखना चाहूँगा कि योग में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बेंडिंग भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है।
और उससे भी जो ज्यादा जो योग का मुख्य उद्देश्य है वो है खुद को जानना। और इसी के लिए हमारे पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन किया है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। ओके। जी। सो 2020 योग जबकि बहुत पुराना है, वेदों से चला आ रहा है, 5000 साल से भी पुराना होगा, मैं अगर हिस्ट्री देखूं तो 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अच्छा, 10,000 साल से भी 10। इसका बाकायदा हमारे खुदाई में इसके भीमबेटका एक रॉक है, उसमें 10,000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, जो कि हमारे पास एविडेंट है। वहाँ अच्छा। पे बाकायदा एक पोस्चर मिला है योगिक मुद्रा में। हाँ जी। पर एक्चुअली 2025 जहाँ हमें ना साफ हवा मिल रहा है, ना साफ पानी है, ना फूड क्वालिटी भी बेटर है क्योंकि फर्टिलाइजर सब में ही होता है, तो अगर मैं योग की तरफ प्रैक्टिस करती हूँ, क्या ये सच में मुझे बॉडी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है, या ये आज की डेट में कैसे एप्लीकेबल है, कैसे हम सोचते हैं इसकी तरफ? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि योग आपको बॉडी स्ट्रेंथनिंग में तो फायदा करता ही करता है। बेशक आप हवा, पानी, फूड, जैसा कि आपने बोला, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ ज्यादा इस बात को आप बोल सकते हैं। तो बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको एक व्यायाम की तो जरूरत है। तो योग को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक जो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, जिसमें कि आप आसन और प्राणायाम करते हैं। दूसरा एक जो उसका मेंटल एस्पेक्ट है, जो कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की तरफ जाता है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपको व्यायाम से मिलती है, और मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल अवेयरनेस आपको फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इससे प्राप्त होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जाकर एक कॉम्प्रहेंसिवली आपके बॉडी को, आपके मन को रेडी करता है। और रही बात, आपने बोला कि आज हम पेस्टिसाइड से लिप्त फूड या हमारी हवा, पानी भी आज दूषित है। तो देखिए, प्रदूषण ये हुआ जो बाह्य प्रदूषण है, तो वो तो आपको झेलना ही है, इसके लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। तो बाहर आपके पास कितना अटैक हो रहा है, लेकिन अंदर से आप कितने मजबूत हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपने अपने को कैसे तैयार किया है अंदर से। और एक होता है आपका आंतरिक प्रदूषण, जिस पर कि कोई गौर नहीं कर रहा है, और वो है कि जो आपके मन के विचार, जिसमें कि आप प्रदूषित हो गए हैं, जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा। आज आप ओवर नॉलेज आपको दिया जाता है, ओवर इन्फॉर्म्ड है। तो इन तमाम चीजों से निजात पाना, मुझे लगता है आज उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, ये दोनों इस तरह से इंटररिलेटेड है। तो प्रत्याहार और स्वस्थ मस्तिष्क, अगर इसकी तरफ आगे बढ़ना हो जी, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इसके लिए प्राणायाम को प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस में प्राणायाम को लेकर आते हैं, अपनी श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और ये प्रत्याहार की शुरुआत होती है। अगर हम प्रत्याहार को यौगिक दृष्टि से देखें, तो अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेना, उन्हें बाह्य चीजों में जो लिप्त हैं इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज बैठे भी हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप मल्टीपल चीजों के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां से आपकी एनर्जी और आपकी इंद्रियां दोनों ही बहुत ज्यादा पल्यूटेड है, या यूं कहा जाए कि बहुत ज्यादा एंगेज्ड है। तो उस एंगेजमेंट को आपको जीरो करना है और अपने आप को अंतर्मुखी बनाना है। जब आप अंतर्मुखी बनते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तब प्रत्याहार की शुरुआत होती है, या आपसे खुद का जुड़ाव होता है, और यहां से फिर आप मेंटल एस्पेक्ट, जो योग का हायर वर्जन है, उस तरफ मुड़ते हैं। तो अंतर्मुखी बनने के लिए हमें किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, या सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन ही काफी है? देखिए, जीवन में सबसे बड़ा इंस्ट्रक्टर आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन पावर है। ये प्रकृति है, ये लाइफ है, और लाइफ आपसे सबसे बड़ा आपका गुरु भी है। अगर आप इससे सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपको किसी की भी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि बोला जाता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको कोई मानव शरीर में गुरु मिलता है, कोई शिक्षक मिलता है, कोई टीचर मिलता है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी सुगम और थोड़ा कम समय में ज्यादा लाभ देने वाली बन जाती है।
लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन अपनी डेवलप करना अवश्यम भावी है, इंडिस्पेंसिबल है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अगर आप पूर्ण रूप से गुरु पर आश्रित रहेंगे तो ये प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपने उस चीज को अपने लाइफ में कैसे अचीव किया? देखिए, इसके लिए मुझे रूमी का एक बहुत सुंदर कोट याद आता है, जो कि उन्होंने कुछ इस तरह से बोला है कि विंडो इज द वूंड वेयर लाइट एंटर्स यू इन। जो आपका घाव है, आपका जख्म है, वहां से आपके जीवन में ज्ञान का प्रवेश होता है। वो खिड़की है जहां से ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला, जब जीवन में आपके संघर्ष आता है तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकते हैं, और वो संघर्ष हम सभी के जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि आपके या मेरे ही जीवन में आया, मेरे या आपके जीवन में नहीं आया। ये मौका ये प्रकृति हमें देती है, लेकिन हम इसको गंवा बैठते हैं। अगर आप इस मौके को इस्तेमाल करें तो यहां से आपकी अवेयरनेस, अंतर्मुखी होना शुरुआत होती है। अच्छा, योगा में रेस्पिरेशन को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है, पर मैं इसको दूसरी तरह से देखती हूँ कि जब भी एनिमल किंगडम ले लो या ह्यूमंस को ले लो, जब भी एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो नेचर जो है ना उसे खुद ही सिखा के भेजता है ब्रीदिंग। उसके लिए कभी हम उसको ट्रेन नहीं करते। बट योगा समहाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है रेस्पिरेशन मेथोडोलॉजी पे, गहरे सांसों पे। तो क्या उसका कनेक्शन है, क्यों करना चाहिए? अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आपका प्रश्न ये है कि जब जानवर को ब्रीदिंग सिखानी नहीं पड़ती तो आदमी को क्यों? यस। आप नटशेल में ही पूछने का प्रयास करें। तो देखिए, जानवर अपने बच्चे को छल कपट नहीं सिखाता। आदमी अपने बच्चे को छल कपट सिखाता है, और हम इतने कपटी बन जाते हैं। तो देखिए, अगर आप सभी अपने आप को एक बार जानिए, गौर करिए कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न, जब जब आपके शरीर में क्रोध आता है, आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है। यस। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न रिलैक्स हो जाता है। तो होता क्या है कि आपकी ब्रीदिंग आपके इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इमोशंस। लेकिन जानवर के केस में, जानवर को सिर्फ जब उसको शिकार करना होता है तभी वो क्रोधित हो सकता है, या यूं कहें कि तभी वो अग्रेसिव हो सकता है। उसके अलावा आप देखिए, हर जानवर अदरवाइज बिल्कुल शांत है। तो हमारे केस में निरंतर छल कपट और ये स्ट्रेस भरी जिंदगी, ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सुधारें। आप बच्चे को देखिएगा, जब बच्चा सोता है तो वो पेट से सांस लेके सोता है। उसका जो अब्डोमेन है, लोअर अब्डोमेन, वो मूव करता है, जो कि राइट वे है ब्रीथ करने का, कि जिसमें आपका चेस्ट और आपका अब्डोमेन दोनों चीजें एंगेज होनी चाहिए। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम उसे छल कपट सिखाते हैं, या वो उसकी लाइफ में खुद स्ट्रेस आता है, तो ये सब ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता जाता है। क्योंकि उसका नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, तो योग अब उसको याद दिला रहा है कि तुम अपने नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न को अडॉप्ट करो। तो अपने नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न को अडॉप्ट करना योग है। योग कोई नया ब्रीदिंग पैटर्न सीखना नहीं है। उसी नेचुरल जो आप खो चुके हैं, जिसके साथ आप पैदा हुए थे, उसी मेंटल स्टेट को पाना, उसी ब्रीदिंग पैटर्न को पाना ही योग है। हाँ, ये बात तो सच है कि इनकी माइंड सेट और उनका सब चीज़ों को देखने का अप्रोच वो बहुत अलग होता है। जब हम छोटे होते हैं, ओवर द टाइम हम सब भूल जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम किसी रेस में होते हैं एंड वी फॉरगेट कि हमें करना क्या है, और फिर हम बहुत सालों बाद फिर से आते हैं इस पे कि हमें करना क्या है, और तभी शायद हमें योग का आवाज़ भी होता है कि हमें करना है। देखिए, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आध्यात्म की अगर योग से जुड़ जाती है बात, तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक आध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है? व्हाट इज द एपिटोम ऑफ स्पिरिचुअलिटी? इट इज दैट यू नीड टू अटेन द सेम मेंटल स्टेटस विच यू हैड व्हेन यू वर अ किड। आप एक बच्चे को अपने आसपास देखिए, उसके मन में ना राग है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है, और ना ही ईगो है। वो चाहे तो अपने कपड़े उतार के रोड पे लेट जाएगा, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। अस्तित्व का ज्ञान यहाँ पर, उसको पास ईगो नहीं है, उसे इस बात का आभास नहीं है कि कोई मुझे देखकर हंसेगा। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, यही अचीव करना हर योगी का लक्ष्य होता है। और अपने अहम को ही खत्म करना
जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और यही आध्यात्म का सबसे परम उद्देश्य है। ओके। सो पहले जितने हमारे ऋषि मुनि थे वो मेडिटेशन करने के लिए जनरली गांव से दूर जाते थे, है ना, हिमालय की तरफ या कहीं और। वो मेडिटेशन तो करते ही थे जो कि आराम से बैठ के कर सकते हैं, पर वो उन्होंने क्यों इतने डिफिकल्ट टेक्निक्स अपनाए जो हम करते हैं? देखिए, जो टेक्निक्स आपको डिफिकल्ट लग रही हैं वो इसलिए लग रही हैं अक्सर क्योंकि हम जीवन में अब अनुशासित नहीं हैं। हम जीवन बहुत ही आराम से, फिजिकली यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जीना चाहते हैं और जीते हैं। इसलिए कुछ भी उस एटमॉस्फेयर से हटना और जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं उससे बाहर आकर दूसरे तरीके से जीना आपके लिए बहुत कष्टदायक होता है। जैसे आजकल सुबह उठना ही बहुत कष्टदायक है। ब्रह्म मुहूर्त में हम में से कोई भी नहीं उठ पा रहा है। उसका रीजन यही है क्योंकि हम रात में लेट सोते हैं, जबकि पहले लगभग सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और सूर्य उदय से ही पहले स्नान कर लिया करते थे, और ये उनके लिए टफ काम नहीं था। अगर आज आप अपने ग्रैंडफादर या उनके भी फादर को अगर आप जाने या उनके बारे में पता करें तो आपको पता चलेगा, या हम में से कुछ को याद भी आएगा कि वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आज सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो तो डेली रूटीन था, वो डेली डिसिप्लिन था। तो अब आती ऋषि मुनियों ने जो ये विद्याएं बनाई, तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, कुछ बहुत भी कष्टकारी भी हैं, बहुत मुश्किल भी हैं। देखिए क्या होता है कि इस मन को साधना इतना आसान नहीं है। क्यों? जब तक मन नहीं सधेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और यही योग का उद्देश्य भी है। और मन को साधने के लिए आपको तपस्या करनी होती है, और तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि आप कंदराओं में बैठकर एक आंखें बंद कर कर बैठें। तपस्या करने के लिए आपको अपने मन को जीतना होता है, और उसको जीतने के लिए ये विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि आप जो उपवास भी करते हैं उसका परम उद्देश्य आपके मन को साधना है। तपस्या ये भी एक तरह की तपस्या है, बल्कि तपस्या में आपको ये भी बताया जाता है कि आपको अपने खाने में थोड़ा नमक कम करना है। तपस्या में ये बताया जाता है कि अगर आपको आज गर्मी लग रही है तो उस गर्मी को आपको सहना है। तपस्या में ये बताया जाता है कि अगर आज आपको सर्दी लग रही है तो उस देर उस सर्दी को भी सहना है। धीरे धीरे जब आप अपने मन को इस तरह से साधना शुरू करते हैं तो देखिए, मन को साधने की प्रक्रिया बड़ी कष्टकारी है, बट जो शुरुआत में आपको कष्ट लग रहा है कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए कष्ट नहीं बचता है। हाँ। और धीरे धीरे इस बात का ये सूचक है कि अब आपका मन सधने लगा है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा उसी वक्त से जानता है कि जो आपने जब ये शुरुआत की, तो उसको लगेगा कि आप इतना कष्टकारी काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको लगेगा मेरे लिए तो कष्टकारी है ही नहीं, अब तो मैं आराम से सुबह उठ सकता हूँ टाइम पे, या उठ सकती हूँ टाइम पर। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसने आपको सुबह 10 बजे या 9 बजे सो के उठते हुए देखा है। लेकिन आपने धीरे धीरे अपने मन को साधा है, तो कष्टकारी प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा थी पहले, अब आपके लिए वो कष्टकारी नहीं है, आनंदकारी बन गई है। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने मन को साधने का निरंतर प्रयास किया, उसके विभिन्न तरीके बताए हैं। और मन को साधना इतना आसान नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मन आपका भागता है। जैसे कि आपने विश्वामित्र जी का, आपने सब जानते ही हैं, विश्वामित्र और मेनका का किस्सा, तो ये इस बात को बताता है कि कितने भी बड़े आप ब्रह्म ऋषि ही भी क्यों ना हो जाए तो भी मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मन को निरंतर साधना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आज आपने इसको साध लिया किसी भी तरीके से तो अब ये आपके लिए सध गया। आपको निरंतर इस पे काम करना ही पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस बात को हमें बताया है इन तरीके से। पहले उन्होंने साधा है, फिर बताया है, उन्होंने वो प्रीच किया है जो उन्होंने पहले प्रैक्टिस किया है, एंड दिस इज द राइट वे। जो दिखता है वो बिकता है। तो जो जिम इस वजह से शायद ज़्यादा फेमस है यंगस्टर्स में, बिकॉज आप जिम के थ्रू बहुत कम टाइम में एक अच्छा सा बॉडी पा लेते हो, जबकि योग अपोजिट है। योग आपके मन को शांत करता है, आपके अंदर कंट्रोल पावर लेके आता है, बट वो दिखता तो है नहीं, है ना। तो अगर किसी यंगस्टर्स या किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो कि क्या एडवांटेजेस है योग का जिम के ऊपर, तो कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, जब हम योग और जिम को अक्सर एक कंपैरिजन आता है, तो जब कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि बजाय इसको कंपेयर करने के हमें इस चीज़ को यूँ कहना चाहिए
कि जिम में क्या मिस है जो हम योग से प्राप्त कर सकते हैं और योग में क्या मिस है जो हम जिम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिम में एक फिजिकल स्ट्रेंथिंग बहुत अच्छी होती है। 2-3 चीज़ें होती हैं जिम में जो दिक्कत देती हैं, वो कि वहाँ का वेंटिलेशन जो होता है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, बिकॉज एसी एटमॉस्फेयर होता है। और दूसरा ये कि जिम में एक एटीट्यूड डेवलप होता है जिसे कहते हैं फ्लॉन्ट करने का एटीट्यूड। चारों तरफ मिरर्स लगे होते हैं और आप कोई भी बॉडी पार्ट पर जब एक्सरसाइज करते हैं तो यू कीप वॉचिंग योर सेल्फ इन द मिरर। तो ये एक फ्लॉन्ट करने का आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप करता है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथिंग मिलती है। अब योग में क्या है कि अगर आप कुछ ऐसे आसनों को योग में इंक्लूड कर लें जो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी दें, तो फिर योग अपने आप में आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हो क्या गया है आजकल, लोग या तो योग में सिर्फ प्राणायाम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अगर कुछ आसनों को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि योग से स्ट्रेंथ फिजिकली मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये एक गलत धारणा है कि योग में कुछ मिस नहीं है, योग में तमाम चीजें हैं, बस हमें उन्हें भूल गए हैं। अब आता है कि योग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें प्राप्त होता है वो होता है मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ। जैसे आप आज आईक्यू के बारे में तो सब जानते हैं, ईक्यू बोल सकते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो ही आज एक सबसे बड़ा फैक्टर उभर कर आ रहा है आपके जीवन में सक्सेस का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, सब जगह रिसर्च से पता चला है कि इसको कुछ इस तरह से समझिए कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में एक सर्टेन आईक्यू के ही तमाम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जो जीवन में आगे ग्रोथ करता है वो करता है जो इमोशनली स्ट्रांग होता है। आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लें, अपने आसपास देख लें, आपके कलीग्स में देख लें, अपने बॉस को देख लें कि माइंड से आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, आप इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑफ योर work life, of your personal life, you cannot grow in your life, and that can be achieved by you. And if you make this very clear in youngsters mind right in the beginning, जैसे ही एक बच्चा, आप देखिएगा स्कूल लाइफ में भी आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टडी प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर, पीयर प्रेशर। अगर आप उनको एहसास दिलाएं कि इन सब से आप निजात पा सकते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप कर कर, और ये आपको प्राप्त हो सकते हैं योग से, योग में आसनों से, प्राणायाम से। आप भुजंग आसन करते हैं, आप धनुरासन करते हैं, आप चक्रासन करते हैं, आप कपाल भाती करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं, आप जल नीति करते हैं। ये तमाम चीजें आपको साधना शुरू करती हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से। और जब ये दोनों चीजें एक साथ सधती हैं तो आप एक सुपर पावर बन जाते हो। और जब आप सुपर पावर बनते हो, सबसे पहले आप ये पावर खुद महसूस करते हो, और जब ये आपको खुद महसूस होती है तो ये दुनिया को तो महसूस होनी ही होनी है। जैसे आप कुछ बंदों को देखते हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर क्या बात है, अगर आप उनके जीवन को जानिएगा तब आपको पता चलेगा दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग, प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स। आप टिम कुक को देख लीजिए, एप्पल के सीईओ हैं, सुबह 4:30 बजे उठते हैं। आप रतन टाटा जी के बारे में अगर जानते हो, आप भावेश अग्रवाल ओला के, इनके बारे में जानते हो, ये सभी अर्ली राइजर्स हैं। आप फ्लिपकार्ट के बंसल बंधु, इनके बारे में जानते हो। अगर आप इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि दे आर अर्ली राइजर्स एंड दे आर आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता चैंपियन, ये बात उनको बताइए। जिनको वो देख रहे हैं, whom they idolize, if they try to know their life, then they will understand. Especially I am speaking right now in case of youngsters, कि जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर हम उनके जीवन को जानना चाहेंगे, जीवन को जानेंगे कि वो कैसे बने, तब हम उनके जैसा बन पाएंगे। बजाय हम सिर्फ यही जानते हैं कि वो क्या अचीव कर चुके हैं, लेकिन हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते उन्होंने अचीव कैसे किया। हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि यही शायद पॉडकास्ट ही वो तरीका है जिसमें आप किसी बंदे को उसका बैक लाइफ और उसकी पूरी जर्नी जान पाते हो। बिकॉज सारे न्यूज़ ओनली हाइलाइट्स और सक्सेस ही दिखाता है, बट अगर उसका बैकग्राउंड जानना है, या तो डीप डाइव करो, बुक्स पढ़ो उनके बारे में, या दूसरा आप ऐसे चैनल सब्सक्राइब करो एंड उसके बारे, उस बंदे को देखो कि
एक्चुअल में सक्सेस का पाथ क्या है, जर्नी क्या होती है, बिकॉज वही एक्चुअल इंस्पिरेशन देता है। ओके, सो मैंने इंटरनेट से 5 टिपिकल प्रॉब्लम्स निकाले जो जनरली हर कोई योग की तरफ आने के लिए पहले सोचता है। मतलब बाय एंड लार्ज मैंने खुद भी वैसे ही फॉलो किया था। पहले मैं जिम ही करती थी, फिर ओवर द टाइम लगा नहीं कुछ तो मिसिंग है। वो क्या मिसिंग ऑब्वियसली नहीं पता था तब भी, बट फिर मैंने योग के तरफ स्टार्ट करा प्रैक्टिस करना। तो मेरा पहला जो स्टेप है वो ये है, हालांकि हम बहुत बार डिस्कस कर सकते हैं, फिर से मैं ऐड कर रही हूँ कि आज के टाइम पे सारे बच्चे या कोई भी लर्नर है, कुछ भी पढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इज अ बिगेस्ट इशू, बिकॉज हम ओवरलोडेड हैं इंफॉर्मेशन से। बट कैसे राइट पाथ में जाए, उसको यूटिलाइज करें, वो हम आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस पॉइंट पे। तो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए क्या आसनस की तरफ कैसे जाए या क्या करें? देखिए, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आपको मल्टी डिमेंशनली काम करना होगा। सबसे पहले आपको अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आना होगा। आपको अपने आप को थोड़ा लेस इन्फॉर्म्ड करना होगा। आपको ये सीखना होगा कि मेरे लिए राइट इन्फॉर्मेशन कौन सी है या मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको हर चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना सीखना होगा। जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि कोई बंदा IAS की प्रिपरेशन करता है तो उसको बोला जाता है कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी तरीका है। अगर वो पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़ने लगेगा तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ता हुआ रह जाएगा। तो यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको एक आर्ट सीखनी होती है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर मी और व्हाट इज द राइट इंफॉर्मेशन फॉर मी। तो हमें आज की इस दुनिया में सबसे पहले ये जानना है, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीज़ें बुरी हैं लेकिन ये बहुत अच्छी भी हैं। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। आज आप देखिएगा, अगर इनका इस्तेमाल करिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इनका इस्तेमाल करना सीखना है। आप इनसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो डिफरेंस है यही सबसे बड़ा खेल है। तो जब आप इन सब धीरे धीरे छोटे छोटे फैक्टर्स पर काम करेंगे तब आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड स्टेट में रहना शुरू करेगा। अभी वो आपके बिल्कुल भी सेंट्रलाइज्ड स्टेट में नहीं है, वो डिसपिएटेड है। आपकी एनर्जी, आपकी कंसंट्रेशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन नंबर ऑफ डायरेक्शंस। लेकिन अभी उसको आपको अंतर्मुखी बनाना होगा। और अंतर्मुखी बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने बात की, डिसिप्लिन। आपको इंफॉर्मेशन को पहचानना है कि मेरे लिए राइट इंफॉर्मेशन क्या है, उसको फिल्टर करना है। और अब आ जाती है कि कौन सी टेक्निक और प्रक्रियाओं को हम अपनाएं। तो देखिए, आप कोई भी एक मेडिटेशन की प्रक्रिया अपनाइए। इसमें आप योग निद्रा भी अपना सकते हैं जो गाइडेड मेडिटेशन है। इसमें आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए आप चाहें तो किसी चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस तरीके से आप अपने माइंड को कमांड करते हैं टू थिंक what you want to think and not to think what you do not want to think। तो ये निरंतर जब आप अपने मन को कमांड करते हैं, तो जैसा हमने पहले भी बात की है कि जो चीज आप निरंतर करते हैं और करते जाते हैं और उसमें सक्सेस आपको मिलती जाती है, तो उसके लिए आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपको ये अंदर ये एहसास आता है कि यस, आई कैन डू इट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट एवरी मोमेंट, एवरी डे। If I can do it then, now I can do it now, I can do it tomorrow as well. So this is mental strengthening। और यहाँ से धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन, आपकी ये टेक्निक्स, आप अगर आसनों को भी फॉलो करें तो और भी अच्छा। देखिए, आसनों को मूवमेंट मेडिटेशन भी बोला जाता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आसन को कर रहे हैं और आप उसके अंदर अपना कंसंट्रेशन देने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए मेडिटेशन बन जाता है। और इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मल्टी डिमेंशनली काम कर कर कॉन्सेंट्रेशन हासिल होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बहुत नोटिसेबल है वो ये है कि हमारी सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। कहीं भी जाते हैं, कार में जाते हैं तो बैठना ही है, ऑफिस में भी बैठना है। तो ओवरवेट और साथ ही साथ एंजाइटी दोनों मिक्स है। नहीं सॉरी, ये 2 कैटेगरी है। ओवरवेट एक ही कैटेगरी है जिसमें कि हम एक तो हमारी फूडिंग पैटर्न भी सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ हम जब भी जो अच्छा लगा तब खाते हैं। तो ओवरवेट को, अगर मुझे ओवरवेट से नॉर्मल वेट पे आना है तो क्या
जिम पे जाएं या सीधा योग पे भी वो अचीव कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ओवरवेट की बात करते हैं, जैसे ओबेसिटी आज बोला जाता है, और दुनिया की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन आज इससे ग्रसित भी है, ये सर्वे भी है, तो इसका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि आज हमारा जो फूड हैबिट है, हम उसके लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। हम क्या खा रहे हैं हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है, हम क्यों खा रहे हैं, हमें कितना खाना चाहिए, हमें इस खाने से नुकसान है फ़ायदा है, इसके लिए हम अवेयर नहीं है। अगर ये अवेयरनेस हम अपने लिए कॉन्शियस डेवलप करें, एक फूड के लिए कॉन्शियसनेस डेवलप करें, तो सबसे पहले तो राइट फूड इज रिक्वायर्ड। अब आता है कि जो आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात की कि आमतौर पर या तो हम बैठे हैं काम करने के लिए, या हम कार्स में ट्रैवल कर रहे हैं, या तो डेफिनेटली, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ही ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं कि हम कार में खड़े होकर ट्रैवल करेंगे निश्चित। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम व्यायाम करें, हम दौड़ लगाएं, हम साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जिमिंग करें, योग करें, हम डांस करें, कुछ भी करें। तो फिजिकल हमें काम तो करना ही होगा, और अगर हम ये करते हैं, राइट फूड लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। ओके। और अभी इंटरनेट पे अगर आप देखो तो फेशियल योगा बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ फैसिनेटेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये बोलते हैं कि थ्रू फेस योगा आप अपना स्किन की टाइटनिंग भी ठीक कर सकते हो और स्किन रेडिएंट भी हो जाता है, लाइक कोरियन ग्लास स्किन जिसको बोलते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि स्किन हेल्थ इंप्रूव हो सकती है थ्रू योगा? देखिए, कोरियन ग्लास स्किन के बारे में तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन डेफिनेटली स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी ही होगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी तो हर चीज़ की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी स्किन की, आपकी आईज की, आपकी बालों की, आपके दांतों की, आपके मसूड़ों की, तमाम चीज़ों की हेल्थ, नॉट ओनली स्किन। तो अगर ये कहा जाए कि कोई स्पेसिफिक योगा होता है तो ये कहना गलत होगा, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। फेशियल योगा के नाम पर काफ़ी चीज़ें चलाई जा रही हैं जिसमें आपके फेस को टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सब सही नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। अगर आप कोई भी एक अच्छे तरीके से कोई भी अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, राइट फूड खाते हैं, राइट थॉट्स, देखिए फूड दो तरह के है, फूड फॉर बॉडी, फूड फॉर माइंड। तो राइट फूड फॉर बॉडी इज इक्वली जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा राइट फूड है आपके माइंड के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत अच्छा खा लीजिए, बहुत अच्छा व्यायाम कर लीजिए, लेकिन अगर आपके विचार, आपके दिमाग में स्ट्रेस है, तो कहाँ से स्किन में आपके ग्लो आएगा? और ये ऐसा नहीं है कि कोरियन लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, ये जेनेटिक है। ओके। तो ठीक है, तो ये कहना मार्केटिंग गिमिक्स होगा फेशियल योगा, या कोरियन स्किन से कंपैरिजन करना, ये सही कंपैरिजन नहीं होगा। और रही बात फूड की, एक्सरसाइज की, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, ओवरऑल हेल्थ देते ही हैं, लेकिन फूड फॉर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फूड फॉर माइंड के लिए अगेन मेडिटेशन इज द वे फॉरवर्ड? फूड फॉर माइंड, दैट मीन्स वी नीड राइट थॉट्स टू ईट। एंड व्हाट इज राइट थॉट? राइट थॉट इज दैट थॉट which gives you happiness. This is the main check point. कोई भी वो थॉट जो आपको खुशियां दे रहा है, वो आपके लिए राइट थॉट है। और कोई भी थॉट आपको तब खुशी देता है जब आप किसी भी थॉट के लिए अपनी अवेयरनेस डेवलप करते हो। आप एक ही चीज से, एक बंदा खुश होता है, एक बंदा दुखी होता है। अगर आप ऑब्जर्व करिए, आपने देखा कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा क्रिकेट मैच देख रहा है कि उसकी सांस अटकी हुई है, उसकी टीम खेल रही है, दूसरा बंदा उसको खेल के तौर पे देख रहा है। दोनों ही थॉट को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। एक की धड़कनें उसके साथ चल रही हैं बॉल के, दूसरे की धड़कनें बॉल के साथ ना चलकर उस गेम को एंजॉय कर रही हैं। तो यहीं पे समझ इस बात की कि आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, और ये आप तभी रिसीव कर सकते हैं जब आप अपने लिए अवेयरनेस डेवलप करते हैं।
अपने लिए अवेयरनेस डेवलप करते हैं, अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस डेवलप करते हैं, एक ऑब्जर्वर बनते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए भी। तो ये सिर्फ आप तक ही सीमित है कि आपके अंदर जो थॉट आ रहा है वो आपको अंदर आके विचलित करने वाला है या आपको अंदर आकर सम अवस्था में रखने में वो सक्षम है, या आपको वो दुख देने वाला है या वो आपको अब खुशी बेशक ना दे लेकिन दुख तो नहीं देने वाला। तो अगर हम राइट थॉट अपने दिमाग में लेकर आ पाएंगे तो ही हम लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम राइट योग के थ्रू, जो आपने डिस्कस भी करी, क्या हम राइट योग के थ्रू अपनी जो हेयर फॉल भी रोक सकते हैं? देखिए, हेयर फॉल की जैसे बात है, आजकल आप जानते हैं कितने तेल भी चल रहे हैं और शीर्षासन योग में बहुत फेमस है हेयर फॉल को रोकने के लिए। शायद इसलिए कि क्योंकि वो सिर के बल आप खड़े हो जाते हैं तो सिर में ब्लड आ जाता है, पूरा ये सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हो सकता है ऐसा हो, ब्लड तो सिर में आता है डेफिनेटली शीर्षासन में, लेकिन हेयर फॉल के लिए क्या सिर्फ एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन ही जरूरी होगा? अब प्रश्न ये उठता है। क्या हेयर फॉल स्ट्रेस से रिलेटेड है? क्या हेयर फॉल आपके डाइजेशन से रिलेटेड है? क्या हेयर फॉल आपके एनवायरनमेंट से, पोल्यूशन से भी रिलेटेड है? क्या हेयर फॉल आपकी स्किन क्वालिटी से भी रिलेटेड है? क्या हेयर फॉल आपके सीजन से भी रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल, बरसात के सीजन में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो देयर आर न्यूमरस ऑफ फैक्टर्स। आपका राइट शैम्पू, आप अपने बालों की किस तरह से सफाई रख पाते हैं, तो न्यूमरस ऑफ फैक्टर्स आर देयर। लेकिन डेफिनेटली पुस्तकों में इस बात का व्याख्यान नहीं किया गया है कि आपके हेयर, क्योंकि उस योग की जब आप कहें रचना हुई है तो वो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए नहीं हुई थी। योग तो बचपन से बच्चों को गुरुकुल में सिखाया जा रहा था। उसका उद्देश्य था आपको मेंटल स्ट्रेंथ देना, फिजिकल स्ट्रेंथ देना, और ये तो सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। अच्छी स्किन, अच्छी हेल्थ, अच्छे बाल। लेकिन क्या आपकी अच्छी वाणी भी है? क्या आपके अच्छे विचार भी हैं? हमें इस बात को भी तो गौर करना है। देखिए, आपको ऐसा हो सकता है कि मेरे जवाब आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा हर जवाब आपके लिए एक प्रश्न भी है जो आपको खुद से खुद के लिए पूछना है। तो कहीं ना कहीं योग और इंट्रोस्पेक्शन और मन का अलाइनमेंट वो ज्यादा जरूरी है। जी देखिए, स्वामी शिवानंद जी ने इसको बहुत अच्छे शब्द में बांधा है कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज योग, मान लेते हैं कि आपसे एक फॉरेनर ये डेफिनेशन पूछ रहा है कि पूरे दुनिया में आज योग चल रहा है, योगा, व्हाट डू यू डिफाइन, हाउ डू यू डिफाइन योगा, हाउ वुड यू, अगर आपसे कोई फॉरेनर पूछता है आप कैसे उसे समझाएंगे? तो योग को डिफाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि योग इज द अलाइनमेंट ऑफ योर हेड, योर हार्ट एंड योर हैंड। जब ये तीनों चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, क्या क्या? आपका बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, आपका मन और आपका कर्म, यानी जो आप एक्शन लेने वाले हैं, जब ये तीनों चीजें इंक्लाइन, लेकिन तीनों चीजों में हमेशा द्वंद्व होता है। बुद्धि कुछ और कहती है करने को, मन कुछ और कहता है करने को, करते हम कुछ और। मन कर रहा है सुबह उठने को, बुद्धि कह रही है उठो, लेकिन मन कर रहा है सुबह ना उठे, मन कर रहा है रजाई में लेटे रहें, सर्दी का मौसम है, बुद्धि कह रही है नहीं उठो, व्यायाम करो, दोनों में द्वंद्व चला। तो आपने कर्म क्या किया? ना तो सो पाए क्योंकि मन में गिलानी आ रही है, क्योंकि बुद्धि बार बार आपको धकेल रही थी रजाई से बाहर, मन आपको रजाई में खींचे हुए था। तो ये जो द्वंद्व है, इसको अगर आप खत्म कर पाए, ये अलाइनमेंट कर पाए, जो तीनों एक ही तरीके से सोचें और एक ही तरीके से करें, दिस इज योग। ओके, सही, अच्छा डेफिनेशन है किसी के लिए। ओके, इसमें लास्ट पार्ट ये है कि आजकल कॉर्पोरेट लाइफ के वजह से, और कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दो आप, स्ट्रेस, सोशल मीडिया की वजह से जो घर पे भी बैठे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ लाइफ है। स्ट्रेस कह लो, एंजाइटी कह लो, दोनों एक ही प्रॉब्लम के दो अलग अलग फेसेस हैं। तो कैसे इससे मुक्ति पाए?
देखिए, स्ट्रेस जब निरंतर बना रहता है तो वह एंजाइटी बनती है। और स्ट्रेस एक आज इंसान की सेकंड नेचर बन गई है। समस्या यही हो गई है कि अब वो उसकी फितरत बन गई है। और देखिए, स्ट्रेस के साथ एक बड़ा खेल है। जब आपको स्ट्रेस में कुछ टाइम रहते रहते हो जाता है तो आप उसमें आनंद लेने लगते हैं। अच्छा। और अगर आपको आज कोई स्ट्रेस नहीं है तो आप स्ट्रेस ढूंढते हैं। आपका दिमाग अगर खाली है तो एक ऐसा ऑटोमेटिक साइकिल डेवलप होता है कि दिमाग स्ट्रेस को ढूंढता है, क्योंकि दिमाग को कांस्टेंट एंगेजमेंट की अब लत लग गई है। और इसी लत को खत्म करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है। इसको कुछ यूं समझिए कि आपके मोबाइल फोन को अगर आप अभी उठाइए तो उसमें मल्टीपल विंडोज ओपन है, लेकिन वो बाहर से चुप बैठा है। स्क्रीन ऑफ है, विंडोज ओपन है। अब आपको अपने दिमाग की भी ओपन विंडोज को ऑफ करना है, क्लोज करना है। तो यहां मेडिटेशन की ये जरूरत है कि दिमाग को एक थॉट के साथ खेलने की जो लत लगी हुई है, जो कि स्ट्रेस है, वो लत को हटाने के लिए आपको दिमाग को ये एहसास दिलाना है कि जब तुम्हारे पास थॉट नहीं होता तो तुम्हें कितना अच्छा महसूस होता है। जब तुम्हारे पास कोई भी थॉट सोचने के लिए नहीं है, तुम कैसा अपने आप को फील करते हो, ये दिमाग को आपको एहसास दिलाना है। देखिए, आप और आपके दिमाग दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। हालांकि अब जो बात है ये अद्वैत वेदांत की ओर आगे बढ़ने लगी है, जिसमें कि हम मेटाफिजिक्स की ओर नहीं जाएंगे। तो लेकिन फिर भी आपको दिमाग को एहसास दिलाना है कि व्हेन you have to tell your mind that when you don't have any thought, just try to realize that state of yours. जब माइंड को आप एहसास दिला पाते हैं, वो एहसास आपके लिए इतना सुखद होता है, आप उसको बार बार महसूस करना चाहते हैं। और यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर उस पर बैठे तो शायद ये जी कम पड़ेगा। बट बेसिक मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करें? देखिए, बेसिक मेडिटेशन के लिए गाइडेड मेडिटेशन बेस्ट होता है, जिसमें अच्छा। कि आप दूसरे की सहायता से मेडिटेशन करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन प्रक्रिया है गाइडेड मेडिटेशन की, वो योग निद्रा है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको कोरोना के दौरान हम सभी से, देशवासियों से अपील के तौर पर बोला था कि वो खुद भी इसको प्रैक्टिस करते हैं और आप भी करिए। और बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया है और अपने आप में बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है, जिसमें कि आप सहायता से दूसरे इंसान की मेडिटेशन को फील कर पाते हैं। जिसमें आपको शवासन में लेटाया जाता है और आप क्या ट्रेनर जो कि आपको मेडिटेशन करा रहे हैं, वो आपके एक एक बॉडी पार्ट पर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं और इस तरह से पूरे शरीर पर आपका ध्यान एक एक पार्ट पर लेकर आया जाता है और आपका दिमाग थॉट से हटाकर आपके शरीर पर लाया जाता है। और दिमाग को पहली बार ये फिर एहसास होता है कि जब थॉट के अलावा भी मैं कुछ करता हूं तो मुझे कैसा फील होता है। ये दिमाग की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही। ध्यान रखिए मेरी इस बातों की, आप और आपका दिमाग दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, जो कि आपको एहसास ही नहीं है। तो जब आप अपने दिमाग को यह एहसास दिलाने में कामयाब हो पाते हैं कि तुम फील करो जब तुम्हारे पास थॉट नहीं है तो तुम्हें कैसा लगता है, अब दिमाग उस एहसास को बार बार प्राप्त करना चाहता है। और योग निद्रा, जिसे आप कॉन्शियस स्लीप भी कह सकते हैं, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है या सुंदर माध्यम है, बहुत ही अच्छे तरीके से फील करने के लिए और बहुत ही आसानी से फील करने के लिए। इवन योग निद्रा के बहुत सारे फॉरेन वाले यूनिवर्सिटी के भी स्टडीज हैं। अगर हवन मैन करके एक पॉडकास्ट है, उसको भी अगर ऑब्जर्व करो, वो हर एपिसोड में ही टेल्स कि योग निद्रा कितना बेनिफिशियल है, जबकि हमारे इंडिया का ही वो है और हम उसे अनावेयर है। इवन मैं 2 साल पहले नहीं जानती थी योग निद्रा, मुझे लगता था कि योगा में सो जाओ काइंड ऑफ, बट हाँ, इट्स बियॉन्ड दैट। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जिसमें हम कुछ योगा और आसानस को टच करेंगे। सबसे पहला जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अगर दिल्ली एयरपोर्ट में भी जाओगे तो उसके पोजेस भी हैं, वो है सूर्य नमस्कार जी। उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे पे,
और क्या ये हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही आइडियल होता है? हालांकि कभी भी कर सकते हैं, बट ब्रह्म मुहूर्त का क्या इम्पैक्ट है, क्यों करते हैं लोग उसको? देखिए, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, और 12 आसन तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से तो 12 आसन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रणाम आसन को रिपीट किया जाता है, और आप इसमें देखा जाए तो अश्व संचालन आसन, इस तरह से आसन रिपीट होते हैं। लेकिन 12, आप ये कहिए कि 12 तरीके से आप इसको करते हैं एक बार में, तो 12 पोस्चर्स बॉडी लेकर निकलती है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि आपकी पूरी बॉडी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। और अगर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकली इसका बेनिफिट देखें, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं और 12 राशियों में वो पूरे एक साल में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं मकर संक्रांति अब आने को है, तो उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से उत्तरायण होंगे। इस वक्त वो दक्षिणायन है। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की ज्ञान की आप क्षमता देखिए कि उन्होंने हजारों वर्ष पहले इस बात का उन्हें ज्ञान था, और उन्होंने सूर्य नमस्कार को इस तरह से डिजाइन किया। तो ये आपकी सूर्य नाड़ी को जागृत करता है। सूर्य नाड़ी अगर शाब्दिक अर्थ में बात की जाए तो आपका राइट नॉस्ट्रल, आपका राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी है, और चंद्र नाड़ी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल है। तो ये आपकी सूर्य नाड़ी को जागृत करता है, और सूर्य नाड़ी जागृत होते ही आपके जीवन में डिसिप्लिन आता है, आपके मन में डिसिप्लिन आता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इससे कनेक्टेड होती हैं। अब रही बात ब्रह्म मुहूर्त की, ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी किया गया काम जो कि सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट पहले पूर्ण होता है, तो उस काम की इंटेंसिटी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्रों का अलाइनमेंट इतना परफेक्ट होता है कि आप कोई भी एक अच्छा शुभ कार्य है जिसमें कि आप कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। क्योंकि आप अगर देखिए, जैसे मैंने बात किया कि आपका सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी आपका राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल है, आपका पूरा शरीर भी एक यूनिवर्स ही है। आप एक यूनिवर्स में एक यूनिवर्स हैं, या यूं कहिए एक समुद्र की अगर एक बूंद को हम निकाल कर अलग रख दें तो आप वो समुद्र की उस बूंद की ही तरह है। तो लेकिन समुद्र की बूंद में और समुद्र में कोई डिफरेंस नहीं है अगर बाय नेचर देखा जाए, उनके साइज में मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आप भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपके शरीर में करोड़ों सेल हैं, तो अगर एक सेल को आपके बॉडी से बाहर निकाला जाए तो आपके अंदर जो करोड़ों सेल से शरीर बना है और उस सेल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम शुरू करते हैं या आप ब्रह्म मुहूर्त से अलाइंड करते हैं अपने आप को, तो आप इस यूनिवर्स से अलाइंड होते हैं। और सूर्य नमस्कार उस अलाइनमेंट की शुरुआत करने की सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन 108 सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करवा रहे हैं? जी जी। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति एक बहुत ही बड़ा पर्व है, और हमारा देश तो इस हजारों साल पहले ही समझ गया था, लेकिन नासा ने तो कुछ 100 साल पहले भी क्या कहिए कि पिछले 1900 में ही इसको समझा है। तो मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और वहीं से हमारे देश में गर्मी की शुरुआत होती है, क्योंकि सूर्य का प्रताप यहाँ से बढ़ता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं। और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तकरीबन अगस्त के दौरान आमतौर पर आता है, जैसे कि बताया आपको सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं, तो वहां से सर्दी की शुरुआत हमारे, यानी यूं कहा जाए कि सूर्य का प्रताप कम होता है। तो हम लोग मकर संक्रांति के दिन 108 सूर्य नमस्कार करेंगे, इस वर्ष हमेशा करते हैं। और जिस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होंगे, हम उनको नमस्कार करते हुए उनके इस प्रवेश को ग्रहण करेंगे। और यह सही मायने में न्यू ईयर आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, ना कि रात के 12 बजे एक न्यू ईयर हम कहें। वो शाब्दिक न्यू ईयर तो हो सकता है, लेकिन अगर हम ग्रह नक्षत्रों के एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो दिस इज द राइट वे, यू कैन से दैट दिस इज अ न्यू ईयर। और आप जानते हैं इस वक्त हमारे देश में महाकुंभ भी है। महाकुंभ में शाही स्नान होगा। जो लोग अपना सामर्थ्य रखते हैं वो महाकुंभ में शाही स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। हम लोग सूर्य नमस्कार करके सूर्य को मकर राशि में स्वागत करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है कि जब AQI इंडेक्स बहुत ख़राब चल रहा था तो बहुत सारे ट्रेनर्स सजेस्ट कर रहे थे कि जल नीति करने के लिए। तो फॉर ऑडियंस जिनको बहुत ज़्यादा पता नहीं जल नीति, तो एक्सप्लेन करेंगे जल नीति क्या है और कैसे वो बेनिफिट करता है हमें? जी देखिए, जल नीति
षटकर्म की सबसे पहली क्रिया है। षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं जो आपके शरीर को शारीरिक रूप से शुद्ध करती हैं, जिसमें जल नीति होती है। और जल नीति को हम एक जल नीति का एक पॉट होता है जो कि आइडियली तांबे का होना चाहिए। आजकल वो प्लास्टिक मिलते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वेयर एंड टियर के चलते या अवेलेबिलिटी के चलते या जो भी हम कहें, तो आप प्लास्टिक के पॉट से भी कर सकते हैं। तो आपको एक अपने नॉस्ट्रल से अपने चेहरे को थोड़ा सा झुकाकर, उसकी एक प्रक्रिया है, आपको एक नॉस्ट्रल से पानी को डालना होता है, जल को, जल में थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है, सलाइन बनाया जाता है, आपके नेजल फ्लूइड से उसको मैच किया जाता है और फिर दूसरे नॉस्ट्रल से वो पानी स्वतः ही बाहर आता है। इस दौरान आपको अपने मुंह को खुला रखना होता है, और मुंह को खुला इसलिए रखना होता है क्योंकि नेजल पैसेज से उस समय आप श्वास नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, चंद्र नाड़ी, इन दोनों का शुद्धिकरण करती है। और निरंतर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का शुद्धिकरण जब आप नियमित रूप से करते हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बताई कि ना केवल आपके बॉडी में, आपके मन में डिसिप्लिन आता है। आपका चंद्र नाड़ी आपके मन को डिनोट करती है, सूर्य नाड़ी आपके दिमाग को डिनोट करती है, और आपका मन भी शांत होता है। तो मन और तन जब ये दोनों ही अलाइंड होते हैं, शांत होते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीते हैं। और जल नीति बहुत ही एक बेहतरीन शुरुआत भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये गाइडेड प्रोसेस होना चाहिए या खुद कर सकते हैं? डेफिनेटली शुरू में सीखना होगा, एक गुरु के माध्यम से, एक शिक्षक के माध्यम से, और एक बार आप सीख जाएंगे तो स्वतः ही इसको खुद ब खुद कर सकते हैं। आप अष्टांग योगा में भी पारंगत हैं, तो वो अष्टांग योग क्या होता है? देखिए, पारंगत तो एक बहुत बड़ा शब्द है लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि इसका निरंतर इसका प्रयास कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं, जितना जिस चीज़ को हम जानते हैं, हर चीज़ अपने आप में वास्ट है, अनंत है, उतना ही हमें पता चलता है कि आज कुछ भी अभी तक मालूम ही नहीं है। तो अष्टांग योग बेसिकली 8 अंग, जो कि ऋषि पतंजलि ने तकरीबन 400 ईस्वी में इसको एक सिस्टमैटिक वे में प्रस्तुत किया, पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से। तो ये 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो हम लोगों को यम नियम का कोई आइडिया नहीं, लोगों इसके बारे में लोग जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम देखा जाए तो इस अष्टांग योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम, इन 2 चीजों का अनुसरण कर रहे हैं, और फिर है प्रत्याहार, धारणा, और उसके बाद है ध्यान यानी मेडिटेशन, और सीधे मेडिटेशन पर कूद कर पहुंच जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन को ना समझ पा रहे हैं, ना ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, लेकिन एक क्योंकि फैंसी वर्ड हो गया है तो बस बोल रहे हैं कि हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें अष्टांग योग समझने के लिए पहले यम और नियम को समझना बहुत जरूरी है। आसन प्राणायाम का डेफिनेटली हमें निश्चित रूप से कुछ आइडिया है। जब तक हम यम और नियम को नहीं साधेंगे, हम कभी भी अपने आसन और प्राणायाम में भी कुछ प्राप्ति और बेहतर कर सकें, ऐसी कुछ उम्मीद होगी, और उसके बाद हम प्रत्याहार तक पहुंच पाएंगे। फिर कहीं जाकर धारणा, ध्यान का नंबर आता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने प्रत्याहार बहुत बार डिस्कस करा है, एक बार मुझे उस शब्द के बारे में ज़्यादा जानना है। देखिए, प्रत्याहार का लिटरल मीनिंग है विड्रॉल ऑफ योर सेंसेस। ओके। हमारे सेंसेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपने विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स देखते हैं। एक जगह आप खाने का होर्डिंग देखते हैं, एक जगह आप फ्लैट्स का होर्डिंग देखते हैं, एक जगह वॉशिंग पाउडर का होर्डिंग देखते हैं, एक जगह आप साइन बोर्ड देखते हैं जो कि आपको सीधे नैनीताल लेकर जा रहा है। तो आपका दिमाग 4 जगह हटता है, और ये चारों ही मेमोरीज आपके दिमाग में पहले से ही स्टोर्ड हैं, और ये चारों ही मेमोरीज एक्टिवेट हो जाती हैं। इस तरीके से फिर आपका फोन बजता है, या फोन में एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो आपके दिमाग को एक थॉट और देता है। आपका दिमाग का अपना थॉट एक काम का है ही है। तो आप देखिए कि आपका दिमाग 6 जगह एट ए टाइम, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात की, हालांकि इससे भी ज्यादा होता है, वो डाइवर्सली डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से जो आपके सेंसेस हैं वो हमेशा बिखरे हुए होते हैं, और इतना सेंसेस का बिखरा होना आपकी तमाम जो बॉडी की इंटरनल एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, उसको अपने अंदर कंज्यूम करता रहता है। तो अपने सेंसेस को विड्रॉ करके अंतर्मुखी खुद को बनाना ही प्रत्याहार है।
इसका कुछ यूं भी बताया गया है पतंजलि के माध्यम से, जिस तरह से एक टॉर्टोइज, एक कछुआ जब देखता है कि उसे बाहर से खतरा है तो अपने लिम्स को अपने शेल के अंदर ले लेता है, तो आदमी को भी ऐसे ही करना है। जब वो देखता है कि बाहर से उसे इतना खतरा है, इतने ज्यादा उसके सेंसेस को खींचा जाएगा, उसके सेंसेस को अपनी ओर खींच लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तो उसको अपने सेंसेस को अपने विड्रॉ करने की आर्ट को डेवलप करना है। इसी आर्ट को प्रत्याहार बोलते हैं। अब ये आर्ट डेवलप कैसे होगी? ये आर्ट डेवलप होगी आसन और प्राणायाम के माध्यम से, यम और नियम के माध्यम से। तो ये सब डिसिप्लिन्स हैं। आसन और प्राणायाम के बारे में तो आपको डेफिनेटली पता ही है, लेकिन यम और नियम को भी जानिए। यम है सत्य, सच बोलना, अहिंसा, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, चीजों को क्लटर करके ना रखना। इसी तरीके से नियम होते हैं। तो अभी क्या करिए, आप कोई भी एक यम ले लीजिए, जैसे कि आजकल हम सभी को बताते हैं अपरिग्रह का आप इस्तेमाल करें। देखिए, अपरिग्रह का मतलब ये है कि उतना ही चीजों को आप क्लटर करें, अपने साथ रखें जितना आपको जरूरत है। अगर आपको जरूरत है 3 ट्राउजर्स की, तो 30 ट्राउजर अपनी कबर्ड में ना रखें, जिनको कि आप कभी पहन ही नहीं पा रहे हैं सालों साल। अगर आपको जरूरत है 3 जैकेट्स की, तो 13 जैकेट्स अपने पास ना रखें। अगर आपको जरूरत है 3 जोड़ी शूज की, तो आपके पास 10 जोड़ी शूज नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उनको बांट दीजिए। इसको अपरिग्रह बोलते हैं। तो जब सबसे पहले आप अपने दीपावली का, जब आपके घर में त्योहार आता है, तो आप अपने घर को डीक्लटर करते हैं। क्या आपने अपने दिमाग को डीक्लटर किया? आपने अपने घर को किया? क्या आपने अपने कबर्ड को डीक्लटर किया? जब आप अपने कबर्ड को डीक्लटर करते हैं, तब आप अपने दिमाग को डीक्लटर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा है, ये आपकी डिजायर्स हैं जो कि आपकी कबर्ड को भरे हुए हैं। अगर आप इसकी तरफ गौर करें, तब आपको पता चलेगा कि आप बेवजह उनसे अटैच्ड हैं। वो अब आपके लिए जरूरत उन चीजों की नहीं है, लेकिन आप उनसे अटैच्ड हैं, इसलिए आपने उनको भर कर रखा हुआ है। तो इस अटैचमेंट से पहले बाहर आइए, अपने दिमाग को डीक्लटर करिए, अपरिग्रह को फॉलो करिए। तो कुछ एक ऐसा यम पकड़ लें। जब एक यम पकड़ लेंगे, यहां से आपकी प्रत्याहार की जर्नी शुरू होती है। आसन प्राणायाम चल ही रहा है, फिर एक नियम पकड़ेंगे। नियम में होता है शौच, होता है जिसमें आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने को स्वच्छता देते हैं, जो आपकी बाहरी स्वच्छता तो है ही। इसी तरह संतोष है, कंटेंटमेंट है। तो इसी तरीके से आपको फिर ये 5 होते हैं। तो अभी आप एक ही ले लीजिए कोई भी, तो दोनों एक एक पकड़ लीजिए। आसन प्राणायाम चल रहे हैं। जब ये चारों आप पकड़ लेंगे, तब जाकर आप प्रत्याहार की, इस विड्रॉल ऑफ योर सेंसेस की जर्नी में अब आप आगे बढ़ पाएंगे। समस्या यही हो रही है कि हम सीधे पीजी करना चाहते हैं, और अभी हमें बोर्ड का 12वीं का एग्जाम दिया नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, आप सोचिएगा। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। एक इंसिडेंट था मोरारजी देसाई का। इन्होंने अपनी लॉन्गेविटी के लिए हर जगह यही बताया था कि वो योग तो करते ही हैं और साथ ही साथ यूरिन थेरेपी था वो करते हैं। क्या इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट है योग में, या उनका पर्सनल वो थॉट था? नहीं, इसका योग में पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। ओके। और इसका बताया गया, इसको शिवाम्बुपान बोलते हैं। और न केवल मोरारजी देसाई जी, उनसे तो ये खैर फेमस हो ही गया था उस समय, और उनकी आयु तो आप सब जानते ही हैं। एंड ही वाज अराउंड 94 और 95, आई गेस इवन मोर देन दैट व्हेन ही डाइड। उनसे ये थेरेपी जॉर्ज फर्नांडिस जी, हमारे जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने भी उनसे इसको सीखा और उन्होंने भी इसको अनुसरण किया। और जॉर्ज फर्नांडिस जी के बारे में जब आप जानेंगे, तो एक जगह वो बताते हैं कि उनको काफ़ी दिक्कत थी शारीरिक रूप से, शायद उनको डायबिटीज़ थी या कोई और भी बीमारी थी, और उन्होंने शिवाम्बुपान को किया और इससे पूरी तरह से बाहर आ गए। तो ये कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ वो किताबी बातें, या यूं कहा जाए कि सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है। ये एक डॉक्यूमेंटेड साइंस है। और हमारा देश तो इतना उज्जवल है, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, आपके शरीर में सारी मेडिसिन खुद हैं। तो जब मैंने जिम से योग में शिफ्ट किया, मुझे एक चीज़ नोटिस किया है मैंने
कि जब आप योग करके आते हो तो ऐसा लगता है पूरे बॉडी पार्ट अंदर से थक गए, है ना? और इसी वजह से शायद स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हम ये एक थ्योरी वो कर सकते हैं कि योग अगर रेगुलरली आप करते हो तो आपकी स्लीप क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव? हाँ देखिए, आपने जो कहा ना कि बॉडी बहुत सारे पार्ट्स थक गए, तो थकना ना कहकर, थकना इसके लिए राइट वर्ड नहीं होगा। ओके। ये कहिए कि सारे बॉडी पार्ट आपके एक्टिवेट हुए पहले, और बॉडी के रोम रोम तक आप पहुंचे। आपका दिमाग आपकी बॉडी के रोम रोम से कनेक्ट हुआ, और जब दिमाग आपका रोम रोम से कनेक्ट होता है तो आपकी बॉडी में एक मसल मेमोरी भी होती है, और वो मसल मेमोरी जो आपकी बॉडी में पड़ी रहती है, वो सिर्फ वही नहीं होती कि आपके एक्सरसाइज की होती है, वो आपके थॉट्स भी होते हैं। यही योग निद्रा का पर्पस है। अक्सर जब योग निद्रा लोग करते हैं तो कभी कभी उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं, उनको अपने कुछ पुरानी ऐसी बातें, अच्छी बुरी यादें आती हैं। तो हर रोज जब आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो आप अपने रोम रोम तक पहुंचते हैं, अपने दिमाग को उससे कनेक्ट करते हैं, और जब आप अपने शरीर के हर हिस्से से अपने दिमाग को अलाइंड करने शुरू कर देते हैं तो हर हिस्सा शरीर का बिल्कुल रिलैक्स भी होता है। ओके। अब जाके उसको वो रिलैक्सेशन मिला है। अच्छा। इसीलिए आपको साउंड स्लीप आती है। तो योग मतलब ये पहले पूछना चाहिए था, लास्ट में पूछ रही हूँ, बट योग को करने का क्या सही उम्र है? बच्चों मतलब कभी भी स्टार्ट करना हो अर्ली लाइफ में, कब स्टार्ट करें और कब तक कर सकते हैं? कोई टाइम है ऐसा एज वाइज या वो? देखिए, इसके लिए शुभस्य शीघ्रम, ओके। जितना जल्दी से आप इसको शुरू कर पाए उतना ही ये शुभ है। और रही बात करने की, तो मैं अक्सर लोगों के बोलता ही हूँ कि आप जिम है एक सर्टेन एज तक ही कर पाएंगे, आप दौड़ भी एक सर्टेन एज तक ही पाएंगे, हाँ। लेकिन आप योग अपने मरने से 1 घंटे पहले भी कर पाएंगे। ओके। क्योंकि अब आप अपने खुद ट्रेनर हैं, आप अपने शरीर को खुद साध रहे हैं, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको खुद की जरूरत है। अगर मुझे सिर्फ, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और मैं किसी ट्रैवल में हूँ और मेरे पास कम टाइम है, तो मैं क्या क्या प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस कर सकती हूँ इन दैट 15 मिनट्स? देखिए, आपको करना क्या है कि 5 मिनट आसन को दे दीजिए, 5 मिनट प्राणायाम को, 3 मिनट मेडिटेशन को, 2 मिनट शवासन को। सीरीज ये रखिएगा, यानी सीक्वेंस ये रखिएगा, पहले आसन होंगे, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन, और फिर ध्यान के बाद शवासन। तो आसनों में आप भुजंगासन करें आपकी स्पाइन के लिए। उसके बाद चाइल्ड पोज करें, शशांक आसन, रिलैक्स करने के लिए स्पाइन को, और फिर सीधे सूर्य नमस्कार करें। अब आपके पास 5 ही मिनट हैं, तो आप 1 करें, 2 करें, वो आपकी खुद की क्षमता है, लेकिन इतना भी चलेगा। ओके। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आप सीधे अनुलोम विलोम करेंगे। शुरुआत के लिए हम बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, वो जब आप करेंगे तो खुद ब खुद पता कर पाएंगे। और उसके बाद 3 मिनट जो आप मेडिटेशन के लिए दे रहे हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना। आप चाहें तो सीधे शवासन में लेटिए, और आपकी बॉडी में जो आसन और प्राणायाम की वजह से संवेदनाएं पैदा हुई हैं, कंपन पैदा हुआ है, आपको उसको महसूस करना है। दैट्स इट। वही आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे ये कहने में दावा भी करने की जरूरत नहीं है कि अगले ही 2 महीने के अंदर आप इसकी ड्यूरेशन आधे घंटे तक लेकर आ चुके होंगे। आप खुद ब खुद इतना समय अब निकाल रहे होंगे कि आपके लिए आधा घंटा निकल चुका होगा, क्योंकि जो चीज़ हम करना चाहते हैं समय उसके लिए निकाल ही लेते। वो तो है, जो हम सोचते हैं वो कर ही लेते हैं। सो अब हम लास्ट चरण में आ चुके हैं अब इस पूरे डिस्कशन के। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है जो आपने अब तक इतने लोगों को सिखाया योगा का, जिस पे आप खुद बहुत प्राउड फील करते हो, या कुछ भी जो आपको याद रह गया हो? देखिए, हाँ, ऐसा मैं एक्सपीरियंस तो मेरे पास एक नहीं, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं उसको समराइज करूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक तो नहीं जा सकते, तो मैंने लोगों के जीवन को बदलते हुए देखा। जो हमारे पास लोग अक्सर तब आते हैं जब वो तमाम चीज़ों से हार चुके होते हैं, मेडिसिनली,
एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, वो तमाम चीज़ें उन पर अब कारगर नहीं होती हैं, और इमोशनली वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से आ रहे होते हैं। और ना केवल ये, बल्कि उनकी खुद की जो अपनी समस्याएं होती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की, उन सब से जब कहीं भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो शायद थोड़ी बहुत होप होती होगी उनके अंदर, जैसा कि योग को आज इतना प्रचलित किया गया है, जब वो हमारे पास आते हैं और जब उनका वो जीवन बदलता है, और फिर वो बाद में मुझे मैसेज करते हैं या करने के दौरान ही वो मुझे बताते हैं कि अब क्या उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल में लिया है, और वो उनको पुरानी बातें याद आकर उनको अब हंसाती हैं बजाय रुलाने के, कि वो कैसे उन ट्रिवियल बातों को ही लेकर दुखी थे। तब मुझे एहसास होता है कि शायद योग में इतनी शक्ति है, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जो सबके साथ किया वही किया। अगर इनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो यानी इन्होंने इसको उतने बेहतर तरीके से पूरे मन, पूरी श्रद्धा के साथ किया, अनुशासन के साथ किया, और योग में इतनी शक्ति है कि उसने उसके आपके जीवन को परिवर्तित भी किया। कोई ऐसा पिक्यूलियर एग्जाम्पल जिसमें उल्टा ही हुआ हो? उल्टा का अर्थ आपकी? नेगेटिव एक्सपीरियंस या कुछ? देखिए, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, और कुछ लोग योग को इसलिए छोड़ते हैं कि वो बोलते हैं कि बहुत ही स्लो था, बहुत बोरिंग था, और इससे मेरा वेट लॉस नहीं वेट गेन हो गया। अच्छा। हाँ, जबकि योग की विशेषता है, अगर आपका वेट अंडर वेट होगा तो आपको वेट गेन भी कराएगा, क्योंकि आपको ये इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आएगा। ओके। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि योग तो एक टेस्टेड प्रक्रिया है। ये तो एक मारुति की स्विफ्ट कार है, 15 साल से चल रही है और वो टेस्टेड है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मारुति की स्विफ्ट खराब नहीं है, आप शायद उसको और बेहतर तरीके से भी समझने की, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। हाँ। तो मिक्स एक्सपीरियंसेस हैं डेफिनेटली, लेकिन प्राइमरली अच्छे ही एक्सपीरियंसेस मिले हैं और लोगों का जीवन बदला है। लोग कभी कभी तो कांपते हुए हमारे पास आए हैं डिप्रेशन से। ओके। और कुछ ऐसी डिजीजेस के अगर मैं अब नाम ले दूं, अब स्पेसिफिक ही हम हो जाएं, जैसे स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो लाइलाज बीमारी है। ओके। लोग उससे भी बिल्कुल पूर्ण रूप से बाहर आए हैं। अच्छा। एक वेरिकोज वेन्स, जो कि सभी लाइलाज बीमारियां हैं। कॉन्स्टिपेशन बड़ी नॉर्मल बीमारी लगती है, लाइलाज बीमारी है। हाँ, राइट। तो लोग इससे बाहर आए हैं और उनका जीवन बदला है, और पूर्ण रूप से उनका जीवन बदला है, पूर्ण रूप से वो इससे बाहर आए हैं। और भी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। स्लिप डिस्क के मरीज आते हैं, अगर देखा जाए तो इनका इलाज तो कुछ है ही नहीं। तो स्लिप डिस्क से भी ठीक हो सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो? जी बिल्कुल। ओके। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है, और देखिए डिसिप्लिन तो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए। आप चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ देखें, पर्सनल लाइफ देखें, तो डिसिप्लिन तो की फैक्टर है, बाद में फिर किसी भी प्रोसेस का नंबर आता है। तो यम और नियम को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए समहाउ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक यम और एक नियम पकड़ लें शुरुआत में, आसन प्राणायाम आप जानते ही हैं, तो जीवन आपका बदलेगा, ये निश्चित है। और साथ में एक गुरु भी ऐड हो जाए तो और वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली गुरु से, जैसे आपको मैंने बताया कि गुरु से आपका मार्ग सुगम हो जाता है और शीघ्रता से आप उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ओके। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐड यही करना चाहूँगा कि योग आज एक फिजिकल प्रोसेस के तौर पे ही रुक कर रह गया है, और इसका जो हायर एस्पेक्ट है उसके बारे में हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई बता नहीं पा रहा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अब फिजिकल एस्पेक्ट से ऊपर ये लोग मेंटल एस्पेक्ट की ओर अब देख रहे हैं, और वो जब इसको जान रहे हैं और हमारा ही ज्ञान वो जानकर हमें ही वापस भेज रहे हैं, और तब हम उसको अडॉप्ट करें, तो ये बात सही नहीं होगी। अब हमारे समय आ गया है कि हम अपने योग के मेंटल एस्पेक्ट, जिससे कि हम प्रत्याहार, एक ब्रिज, आपकी जो फिजिकल बॉडी को मेंटल बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, उसके बारे में जानें। और जब एक बार आप उसके बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे, जो कि आपकी समय की डिमांड भी है, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि इट्स योर सेल्फ कंट्रोल, योर विल पावर दैट डिटरमिन्स योर सक्सेस, इट्स द EQ। पहले IQ था, अब IQ को रूल कर रहा है। तो EQ को, इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करिए, और जब आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए करिए। हाँ। अगर आप किसी चीज को जानते हैं तभी अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, और किसी चीज को सिखाने की सही उम्र होती है
शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी। अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक सर्टेन टीनेज में आए तब आप उनको सिखाएं तो आप गलत हैं। वो लाइफ स्टाइल उनके अंतर्मन में बस जाए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो इसको महसूस करें, तो इसके लिए आप जानिए। और देश की युवा पीढ़ी को अगर आप ये बताने में, सिखाने में सक्षम होंगे तो मुझे लगता है ना केवल आप अपना भविष्य बनाते हैं, देश का तो भविष्य बनता ही है। और ये आपकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और आपकी मजबूरी भी है। हाँ। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी है। और चरक योगाश्रम, इसका क्या थीम है? मतलब आपने क्या सोच के इसके तरफ इसका वो किया था? देखिए, जब मैं खुद कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ के प्रेशर को झेला, उसकी अनिश्चितताओं को देखा, और वहाँ पे जो मेरे कलीग्स थे, मेरे सबॉर्डिनेट्स थे, जूनियर्स थे, उनके जीवन को मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, क्योंकि आई वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे तो अब इस जीवन को नहीं जीना है। आई कैन नॉट लिव दिस लाइफ। मैं ये नहीं कहूँगा कॉर्पोरेट लाइफ बेकार होती है, बट आई वॉज नॉट मेंट फॉर दैट। ओके। तो आपको ये भी पहचानना है। आपके अंदर एक टैलेंट है, आपके अंदर एक पर्सनैलिटी है, एक फितरत है, आपकी एक सर्टेन नेचर है। अगर आप उस नेचर के साथ वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं जो जेल हो जाए, अलाइंड हो जाए, तो आप उसमें एक्सेल करते हैं। तो मुझे ये चीज़ का एहसास हो गया था कि आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि ये एहसास होना चाहिए था बट वो एहसास नहीं कर पा रहे थे, या एहसास कर पा रहे थे तो लेकिन वो इससे कैसे निजात पाएं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे हिम्मत जुटानी है, और मैंने फिर योग को वो माध्यम अपने लिए बनाया। मुझे पता चला कि दिस इज विच आई एम मेंट फॉर। और फिर ना केवल मैंने खुद को, दूसरे लोगों को भी थोड़ा गाइड करने की कोशिश की। कुछ हद तक सफलताएं भी मिली हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक कारण रहा होगा कि चरक योग आश्रम, इसका अस्तित्व इस दुनिया में आया। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को हम ये एहसास दिला पाएँ, उनको अवेयर बना पाएँ खुद के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए। और यही अवेयरनेस जो होती है, मुझे लगता है कि ये की है जो उनके न केवल वर्तमान को तो सुधारेगी, उनके भविष्य को बहुत ज़्यादा एक ऊंचाई तक लेकर जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है जो वैसे मैं पूछना इसलिए चाहूँगी ताकि सबके वो पता रहे। जो कॉर्पोरेट लाइफ में जितनी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, तो जब आपने चरक योगासन स्टार्ट करा तो क्या आप वहाँ तक पहुँच गए फाइनेंशियली? अगर बोलो तो मेटेरियलिस्टिक वर्ड की बात कर रही हूँ मैं आपको। देखिए, फिनेंशियल ग्रोथ अपने आप में एक सब्जेक्टिव मैटर है, और अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से उसको कंपेयर करते हैं तो मैं अपनी बात अगर इंडिविजुअल लेवल पे करूं, अगर वो सब्जेक्टिवली देखा जाए तो मुझे लगता है आई एम वेरी मच कंटेंट। लेकिन अगर उसको कंपैरिजन आप करें तो कंपैरिजन का तो आप कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे योगियों को देखें जो कि कमर्शियली बहुत स्मार्ट हैं, कर पा रहे हैं, तो वो तो उन्होंने उनको भी सुपरसीड कर दिया कॉर्पोरेट पीपल को। हाँ। और काफी लोग तो इसलिए कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर भी योगी बन रहे हैं। हाँ। तो अगर आप सब्जेक्टिवली इस कंपैरिजन को करते हैं तो शायद आंसर ना मिल पाए, लेकिन अगर आप देखिए कि कितना आप स्मार्टली इसको कर पाते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। तो कॉर्पोरेट लाइफ से तो कहीं ज्यादा आप इससे आगे निकल सकते हैं। ओके, सो हम आज बहुत सारा नॉलेज मिला योग के बारे में। ये भी पता चला कि योग एक्चुअल में जो हम बोलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने टच भी किए। तो आपका कुछ और है थॉट्स तो आप बताइए। मेरी सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं और अपनी इतनी व्यस्ततम अपने जीवनचर्या में से इसके लिए समय निकाल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम पोस्ट इंटरव्यू भी या प्री इंटरव्यू भी या इन द मिड ऑफ इंटरव्यू में भी, ब्रेक्स में भी ये बात कर रहे थे। अगर हमारा ये पॉडकास्ट किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए तो शायद इसकी सार्थकता होगी। और आपका जो ये एफर्ट है, क्योंकि इतना ईमानदार है, इसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं है, जो मैंने महसूस किया, ये मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा, आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आपने इस काबिल मुझे समझा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप निरंतर ऐसे ही पॉडकास्ट करें और
थोड़ी सी अवेयरनेस जो हम फैलाने में कामयाब अगर हो जाते हैं तो निरंतर ये अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाएं और देश का भविष्य उज्जवल करें। नहीं, मेरा कोशिश यही रहेगा कि हर कोई एज ए स्टूडेंट हो या आप एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, बट जो हमारे कंट्री का योग जो हमने ही इन्वेंट करा है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना अडॉप्ट करना चाहिए। सो पूरा थॉट ये था, और मैंने आपको देखा है करते हुए तो आप, मुझे नहीं लगता मैंने आपसे अच्छा देखा है योगा इंस्ट्रक्टर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में हम अवेयरनेस लाते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।